नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को जो है कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आपका तहे दिल से स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। देखिए, ये करंट अफेयर का सेक्शन है। आपकी जो इतनी भी सारे एग्जाम्स है जिनका नेचर वन लाइनर या वन टाइप का होता है, उससे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, हम उन्हीं खबरों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बीबीएसएसएल है। बीबीएसएसएल आपको इसकी समीक्षा की भूमिका जो है, इसकी समीक्षा की गई है। बीबीएसएल की भूमिका की समीक्षा की गई है, बहुत चर्चा में रही है। और इसकी जो बैठक है नई दिल्ली में हुई है और जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह, जो सहकारिता मंत्री, इन्होंने नई दिल्ली में जो है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL इसकी समीक्षा की जो बैठक की गई, उसकी अध्यक्षता, इनके ही अध्यक्षता में जो है ये बैठक संपन्न हुई है। अब बीबीएसएसएल में क्या है वो हम देख लेते हैं। भारतीय, पहला बी भारतीय, दूसरा बी बीज, एस माने सहकारी, एस माने समिति और एल माने लिमिटेड, राइट। अब इन्होंने क्या कहा है शाह जी ने कि जो भारत के पारंपरिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन, पारंपरिक बीज कौन से, जो हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, जो भारत का, देखिए पूरा देश, हम क्या कहते हैं कि भाई देश जो है गांव में बसता है और गांव की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि, राइट, कृषि आधारित गांव की अर्थव्यवस्था है। तो वहां जो है, जो पारंपरिक तरीके से, क्योंकि अगर हम दुकानों से बीज खरीदते तो महंगे हैं, हर किसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या करना है, जो पारंपरिक बीजों के संरक्षण और उसके संवर्धन के माध्यम से जो है किसानों को सशक्त बनाना है। और सशक्त बनाने करना क्या है, मोदी जी का जो सपना है कि भाई सहकार से समृद्धि की ओर जो है ले जाना है। सभी किसानों को सहकार क्या है, कोऑपरेटिव, सब एक दूसरे से मिलकर, यही सब एक दूसरे के साथ मिलकर जो है हमें आगे बढ़ना है। तो किसानों को हमें क्या करना है, इसमें जो है इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बीबीएसएसएल की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर अमित शाह जी ने जोर दिया है। और पारंपरिक बीज और वहां के किसानों के लिए जो पूरी की पूरी खेती है, एक आपस में मिलकर उस पर ध्यान देना है। शाह जी ने जो है आउटरीच और बीज वितरण को जो है बढ़ाने की बात करी है। और 2025-26 ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि फिर ये प्रोग्राम अभी देखो 24 चल रहा है, 25 पूरा चलेगा और 26 भी। तो ये 25 और 26 के लिए क्या है, तब तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 20,000 सहकारी समितियों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। 20,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट इज ह्यूज नंबर, इट्स अ बिग नंबर, राइट। सहकारी नेटवर्क का जो है विस्तार करने पर जोर दिया है। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, राइट। और फिर क्या कहा है कि भाई जो पैदावार बढ़ाने और फसल परिपक्वता की जो अवधि है उसको बढ़ाने पर ध्यान देना है, राइट। कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता वाले बीजों को प्राथमिकता देनी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसके दो रीजन है। आपने इन दिनों हाल ही में बहुत शब्द सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक, हर चीज अब ऑर्गेनिक आने लग गई है और वो और चीजों से महंगी होती है। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक बेसिकली यही होता है जो हमारे परदादा, उनके पिताजी और हमारे जो पूर्वज है कैसी खेती करते थे, किसी भी तरह के केमिकल इस्तेमाल नहीं करते थे, पारंपरिक तरीके से नेचुरल खाद डालते थे, गोबर और इन सब चीजों को बहुत नेचुरल तरीके से ही सारे अनाज उगाया जाता था, जिनमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल नहीं हुआ करते थे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई कम पानी, एक तो पानी कम लगे, राइट, कम पानी लगे और कीटनाशकों की आवश्यकता कम। देखो कीटनाशक तो अब डालने पड़ेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बाकी और सारी चीजें, तो कम कीटनाशक वाले उन बीजों को जो प्राथमिकता देना है। छोटे सीमांत किसान जो होते हैं उनको जो है टिकाऊ बीजों तक पहुंचाना है, उनकी पहुंच बनानी है, क्योंकि छोटे किसान हर साल नहीं खरीद सकते। उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा, अगर मान लीजिए पेस्टिसाइड और जो सीड्स है इन्हीं में चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो इनको क्या है, टिकाऊ बीजों तक ले जाना है, ताकि इस बार उन्होंने बोए, फिर फसल काटकर फिर उन्हीं बीजों को वापस बो सके। इफ्को और क्रुबको, कृषक, इन ये जो संगठन है उनको स्वदेशी और संकर बीजों की पोषण गुणवत्ता,
भाई बाकी सब तो ठीक है, पर पोषण नहीं कम होना चाहिए। और इनको जो है, इनको क्या सौंपा गया है, काम सौंपा गया है कि भाई जो बीज है, राइट, उनको जो है आपको सारी चीजें देखना है और उनका मूल्यांकन करना है। रग्बी 2024 की जो बीज विवादन है, इन्होंने अब ये एक बहुत फैक्चुअल डाटा है आपके सामने 2024 का। तो BBSSL ने क्या किया है, 6 राज्यों में 5596 हेक्टर पर बीजों की खेती कर रहा है, राइट, बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है, 8 फसलें हैं, राइट, 19 किस्मों से 1,64,804 क्विंटल उत्पादन का इनका लक्ष्य है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो, अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई BBSSL की जो फसलों की अब हमारी योजना है, उनमें कौन कौन से फसल है, गेहूं, मूंगफली, जई, बरसीम, इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक 41.50 करोड़ मूल्य के 41,773 क्विंटल के जो है बीजों को बेचा गया है। देखिए जरूरी है, डाटा इसलिए जरूरी हो जाता है, आंकड़े जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे आंकड़े पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं। 2032 और 33, अगर 2032 और 33 की मैं बात करूं तो कुल 18,000 करोड़ का कारोबार का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। 18,000 करोड़, अभी कहाँ है 4150, मतलब हम 50 करोड़ के आसपास भी अभी गए नहीं, और हमें कितने 33 तक 32-33 तक अगले 8 सालों में, जो 7-8 सालों में 18,000 करोड़ का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। ओसुमी सुजुकी का निधन, देखिए बहुत चर्चित है। देखो निधन वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निधन से मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सीधे सीधे कि भाई कौन मर गया या किनका निधन हुआ, हाल ही में किसका निधन, इससे सवाल कैसे बनेंगे। हाल ही में इनका निधन हुआ, मान लीजिए जैसे जाकिर हुसैन साहब का या मनमोहन सिंह साहब का हम उदाहरण लेंगे, तो उनसे रिलेटेड जो इम्पैक्टफुल चीज होगी उससे सवाल पूछा जाएगा। तो ओसुमी सुजुकी, नाम से ही पता चल रहा होगा, जापानी नाम है, राइट। तो जापानी कंपनी के जो सुजुकी मोटर है, सबने नाम सुना होगा, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक है और पूर्व अध्यक्ष भी रह गए, ये इनका जो है निधन हो गया। तो भारतीय लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई इसको, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत की जो है, भारत में मारुति सुजुकी स्थापना जो है, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और बहुत बड़ी भूमिका के बजाय तो मैं ये कहूंगा कि कंपनी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जापान की कंपनी भारत में निवेश करने के लिए, मगर इन्होंने जो है कंपनी को भी मनाया था और भारत में वो लेके आए थे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी स्थापित की गई थी और इसके ये मानद अध्यक्ष और निदेशक भी रहे थे। मारुति 800, ये भारतीयों की कार हुआ करती थी किसी जमाने में। मारुति 800 से ही भारतीयों की पहचान हुआ करती थी, क्योंकि भारत आजादी के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर में, देखिए अंग्रेजों ने तो हमें लूटी लिया था, तो हमारे पास कुछ था नहीं, बट इसको जो है मारुति 800, ये पीपल्स कार जिन्हें कहा जाती थी, पीपल्स कार, राइट, पीपल्स कार, इन्होंने जो है भारत में तब निवेश किया, जो मैं कह रहा था, जब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करने के लिए तैयार नहीं थी। कोई भी छोड़ो, जापान की खुद सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, ये कंपनी तक जो है, ये कंपनी भी तैयार नहीं थी, सुजुकी मोटर भी तैयार नहीं थी। इन्होंने जो है इनको मनाया, और कोई भी ना अमेरिकन कंपनी ना जर्मनी, मोस्टली उस समय अमेरिका जर्मनी यही कंपनी कारों में नंबर 1 हुआ करती थी। अब तो आप जान रहे होंगे भारत की टाटा कंपनी कहां से कहां पहुंच गई है। तो इस घटना ने जो है भारत में कार उद्योग में जो है क्रांति ला दी थी। इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1930 को हुआ था। एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। 1978 में ये सुजुकी मोटर कंपनी के अध्यक्ष बने थे। तब ये कंपनी मुख्यतः छोटी कार और मोटरसाइकिल बनाया करती थी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान, ये जो कंपनी, इसकी एक सहायक कंपनी ये बनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1981 में हुई थी और भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के एक संयुक्त, जापान के संयुक्त उद्यम के रूप में जो है मारुति उद्योग लिमिटेड की पहचान पूरी दुनिया भर में हो गई थी, क्योंकि यही वो कार है जिसने भारत को पूरी दुनिया में छोटी, टिकाऊ और सस्ती कार, इस सेगमेंट में भारत को पहचान दिलाई थी। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, इस कार का मैं अभी आपको बताऊंगा, 1983
ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, इसी साल हम वर्ल्ड कप भी जीते थे। और यहाँ जो है ये मारुति 800 कार फर्स्ट टाइम जो है लाई गई थी। देखिए 83 की अगर मैं बात करूं तो उस समय 20,000 कारों का उत्पादन होता था और अब 20 लाख से अधिक कारें बनती है, राइट। सुजुकी की दो शाखाएं हैं, एक गुड़गांव और मानेसर हरियाणा में, और एक गुजरात में एक शाखा है, राइट। मार्च 2024 की अगर मैं बात करूं, मार्च 2024, इसके अंत तक 3 करोड़ वाहनों का उत्पादन पार करने वाला भारत जापान के बाद दूसरा देश बन गया है। इट मीन्स जापान पहले नंबर पर है, ये यहाँ का फैक्ट हो जाता है जापान, और भारत दूसरा, 3 करोड़ वाहन, राइट। जापान में सुजुकी की अगर बात करें तो ये 55 साल लगे थे जापान में कितने 55 साल इस लक्ष्य को हासिल करने में, 55 साल और 2 महीने। और भारत में कंपनी ने सिर्फ 40 साल मतलब 15 साल से भी कम समय जो है, मतलब यहाँ जापान को पहुंचने में 15 साल अधिक लगे, हमने भारत ने ये जो है 40 सालों में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और 2007 में जो है ओसामू सुजुकी को भारत सरकार ने अपना पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च सम्मान जो है दिया है। पहला सम्मान पता है ना आपको कौन सा है? भारत रत्न, राइट। पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, एमटी वासुदेवन नायर का निधन। देखिए निधन मैंने कहा था ना, निधन से वैसे सवाल आ जाते हैं। तो ये मलयालम साहित्य के बड़े जाने माने हैं, सिनेमा के लिए बहुत प्रसिद्ध कलाकार है एमटी वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया है। और इनकी जो कई चर्चित फिल्मों के इन्होंने पटकथा लिखी है, और उनमें से अगर मैं बात करूं निर्माल्यम और बंधनम, ये बंधनम जो है ये 2 बहुत ही फेमस मूवीज है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, और केरल राज्य का जो फिल्म पुरस्कार है वो भी इनको सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार इनको मिला गया है। 9 उपन्यास इन्होंने लिखे, 19 लघु कहानी संग्रह लिखी है, लघु कथाएं, 50 से ज्यादा पटकथाएं लिखी है, कई निबंध और कई संस्मरण भी इन्होंने लिखे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 21 राज्य फिल्म पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं अब तक। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1995 में मिला था, पद्म भूषण उनको 2005 में, और केरल ज्योति पुरस्कार 2022 में मिला था। रिसेंटली घटना है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, देखिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत में ही आयोजित होने वाली है, राइट, नई दिल्ली। इसमें 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इतना बड़ा आयोजन पहली बार होने जा रहा है इस लेवल का, ठीक है। अब इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी जो है भारत पहली बार करने वाला है, तो हमारा क्वेश्चन बनने का चांस बन जाता है, क्योंकि ये भारत में हो रहा है और ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। ये 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी 2025 में, राइट। और दुनिया भर के पैरा एथलीट जो है इस चैंपियनशिप में शामिल होंगे, पूरी विश्व के, राइट। और ये नई दिल्ली स्थित जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहाँ मुख्य आयोजन स्थल इसका ये होगा। 2025 का विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये 12वां संस्करण है। इसका मतलब पहले 11 संस्करण ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 12वां संस्करण जो है। देखिए ये चौथी बार होगा, जो एशिया में चौथी बार ये जो है आयोजित किया जाएगा। ये चैंपियनशिप पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल की बात करें तो इससे पहले 3 बार आयोजित हो चुके। कहाँ 2015 में दोहा, 2019 में दुबई और 2024 में कोबे जापान। इसमें जो है ये 2024 में जापान में हुई थी, मतलब कोबे शहर में, तो 2025 में जो है अभी इंडिया में होने वाली है। इसके अलावा देखिए पैरा जो ये चैंपियनशिप है, इसके अलावा नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की भी मेजबानी जो है भारत करने वाला है। कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखना, 2 चीजें हैं, एक तो हो गई चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का भी आयोजन होगा। और ये आयोजन कब होगा? 11 से 13 मार्च को होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही ये भी आयोजन होगा। ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिको जो है ये चैंपियनशिप से पहले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और पॉल फिजर्ड-गेरार्ड जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख है, कभी वो कभार इस तरह से सवाल पूछ लेता है, तो मैंने इसलिए फैक्ट्स डाल दिए, राइट। अगली न्यूज देख लेते हैं। बाल्ड ईगल
आधिकारिक तौर पर जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है। जो हम ईगल की तस्वीर देखते हैं ना, ईगल, गरुड़, जिसको हम गरुड़ कहते हैं, वैसे ईगल, जो ईगल की हम तस्वीर देखते हैं अमेरिका के एक नेशनल पक्षी के तौर पर देखते हैं हम उसको, बट वो है नहीं, वैसे बिना बोले वो है, इन प्रैक्टिस में, बट कभी आधिकारिक तौर पे नहीं होगा। जो बाइडेन साहब जो है राष्ट्रपति अभी, इन्होंने क्या किया, जो बाल्ड ईगल है उसको जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने वाले कानून पर जो है हस्ताक्षर कर दिए, मगर इसका मतलब यह है कि अभी से बाल्ड ईगल इनका आधिकारिक तौर पर वो पक्षी बन गया है। अगर बात करें तो 1782 से जो है अमेरिका के एक महान मुहर पर इसको चित्रित किया गया है, जो देश की एक ताकत और शक्ति का प्रतीक भी है। मतलब ये 1782 से जो है चला आ रहा है, बट कई कानून में ऐसा लिखा नहीं था कि भाई ये आधिकारिक तौर पर ये हमारा पक्षी है, वो चला आ रहा था। कई बार परंपराएं होती है, देखो डेमोक्रेसी में क्या है ना, हर चीज लिखी भी नहीं जाती, कई बार जो है परंपरा से ऐसा होता था, इसलिए चलता रहता है। तो इसका महत्व क्या है कि ये एक प्रमुख प्रतीक है जो अमेरिकी मुद्रा पर भी है, सैन्य प्रतीक का चिन्ह भी है, और राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति ध्वज है उस पर भी वो दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका का ये मूल निवासी है ये बाल्ड ईगल, और ये इसका सफेद सिर होता है, पीली चोंच और भूरे शरीर के लिए जो है ये जाना जाता है, और वहीं से ये मूल निवासी भी है। 1940 का जो उनका राष्ट्रीय अधिनियम है, राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम, उससे लागू होने के बाद से जो है ईगल जो है वो पूरा का पूरा एक उसको संरक्षित किया गया है उसके तहत, और इस पक्षी का शिकार करना, बेचना जो है उसको अवैध बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी शेर हो गया, मोर हो गया, हिरण हो गया, कई सारे जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है हमारा, वो भी बहुत तगड़ा है, राइट। बाल्ड ईगल की जैसे चांदी के डॉलर, आधे डॉलर कई अमेरिकी सिक्कों पर भी दिखाई देता है, और अमेरिका के जो सोने के सिक्के हैं उन पर भी ये चित्रित है। लचीलेपन का प्रतीक भी है ये बाल्ड ईगल जो है। लगभग 250 वर्षों के बाद अब उसे जो है अनौपचारिक रूप से जो है, मतलब एक अनौपचारिक रूप से उसे मान्यता थी, अब जो है उसको कानूनन भी मान्यता दी गई है 250 साल के बाद। मतलब 250 साल से वो कम से कम ऐसे ही चले आ रहा था कि भाई ये हमारा प्रतीक है, बट अब जो है एक औपचारिक रूप पर उसको मान्यता मिल चुकी है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें थी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये न्यूज़ समझ आई होगी, और जो भी कुछ अगर आपको जो भी कुछ कहना है, कहीं आपको क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, या जो कुछ आपके जो भी कुछ सुझाव होंगे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर हम जो है अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।